हेलो। आज हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन टॉपिक को। इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, तो जो हम भी खाना खाते हैं, एनर्जी लेते हैं, उस चीज़ से एनर्जी को जनरेट करने की प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो इस दौरान हम जो उसमें से फूड से जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं उसे रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो फूड हमारे लिए क्या काम करता है? फूड वर्क एज अ फ्यूल। फूड इज़ द फ्यूल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल के अंदर। अब एनर्जी बनती है तो एनर्जी बनने की कोई प्रोसेस होती होगी। कैसा होता है? तो जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर बेसिकली होता है ग्लूकोज, और जो हम एयर से लेते हैं वो होती है ऑक्सीजन। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके हमें देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, वाटर को भी बॉडी यूज़ करती है, और CO2 को हम इन्हें एक्सेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक। तो हमने देखी रिएक्शन कैसे होती है। तो रिएक्शन कहाँ होती है? पर्टिकुलर सेल के अंदर, बॉडी पार्ट के अंदर। तो वो बॉडी के अंदर सेल के अंदर होती है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। सेल के अंदर होती है। तो रेस्पिरेशन बेसिकली है क्या और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हमें से इतने अच्छे से क्यों पढ़ रहे हैं? तो रेस्पिरेशन इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, बिकॉज हमारी लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपने हाथ पैर नहीं हिला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव। जितनी भी लाइफ प्रोसेस है जो हम करते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग करना, और हार्ट का चलना, हार्ट खुद ब्रीथ लेना, डाइजेशन, सारी लाइफ प्रोसेस करने के लिए आपको एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी आपकी रेस्पिरेशन से जनरेट होती है। अगर आप रेस्पिरेशन नहीं करोगे, एनर्जी जनरेट नहीं होगी, तो फिर काम नहीं चल पाएगा। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक है ब्रीथिंग, एक है रेस्पिरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं। तो बेसिकली ब्रीथिंग है जिस चीज़ से हम सांस लेते हैं। सांस ऑक्सीजन हम एयर से लेते हैं, CO2 हम छोड़ते हैं, इनहेल करते हैं किसी ऑक्सीजन को, और एक्सहेल करते हैं CO2 को। पर इसी के साथ देखोगे आप रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में यही डिफरेंस है कि वो प्रोसेस है एयर को लेने की और छोड़ने की। पर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो ब्रीथिंग सिंपल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स है, टफ है। तो हम देखेंगे हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ स्टोर्ड। जो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी निकलती है उसे हम स्टोर कैसे करते हैं? तो द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल इन द सेल ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के अंदर ATP के फॉर्म में हमारी बॉडी स्टोर करती है एनर्जी को। जितनी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को उतना वो यूज़ करती है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो ATP के फॉर्म में स्टोर कर लेती है, और हम इसे बाद में यूज़ कर लेते हैं। ATP का फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक। इसी के साथ आता है कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज टू मेक ATP मॉलिक्यूल। अब एनर्जी जो है ATP को बनाने को एनर्जी लगती है, वो क्या क्यों लगती है? क्योंकि ATP हम बनाते हैं एनर्जी के लिए, जो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इसमें आपको ऐड करना होगा एक और फॉस्फेट को, दो तो थे ही, एक और ऐड कर दिया तो आपने बन गया ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक। व्हेन द सेल नीड एनर्जी, जब भी हमारी सेल को एनर्जी की नीड होती है तो ATP को लेती है, उसे ADP में तोड़ती है और फॉस्फेट में तोड़ देती है, और जो एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो ATP वापस बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक है तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। जो भी एनर्जी हम स्टोर करते हैं, तो स्टोर किस लिए करते हैं? वो हमारे कोई काम में आ सके। तो जो एनर्जी हमने ATP के फॉर्म में स्टोर की है वो हमें किस किस काम में आ सकती है? तो वो हमारे काम होते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। हम हाथ पैर हिलाते हैं तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसमें भी एनर्जी लगती है। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो सिग्नल जाते हैं, कुछ भी मैसेज सिग्नल होते हैं बॉडी के अंदर। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ सेल, सारे के लिए एनर्जी लगती है, और एनर्जी हमें ATP से मिलती है। तो हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन ATP is used by the body cell for various purpose like contraction of muscle, conduction of nerve impulse, synthesis of protein and many other activities related to the function of cell.
यहाँ तक देखने के बाद अब हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट तरीके के रेस्पिरेशन आते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें एयर की ज़रूरत पड़ती है। एनारोबिक है जिसमें ऑक्सीजन या एयर की ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे 4 पॉइंट जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, चारों दोनों के अंदर वो पॉइंट देखने को मिलेंगे। अब आप दोनों में क्या करते हो, रेस्पिरेशन बोल रहे हो मतलब आपका काम क्या है, उसमें से एनर्जी आप निकालोगे। एरोबिक के लिए निकालोगे या एनारोबिक के लिए निकालोगे। अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन करते हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है, वहीं आप एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हो तो आपकी एनर्जी कम जनरेट होती है। तो 4 पॉइंट हैं कि इसमें इस दोनों के अंदर होते हैं। फर्स्ट है कि ग्लूकोज इज C6H12O6, हम सब जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला। इट इज़ अ 6 कार्बन एटम कंपाउंड। फाइनल सेकंड होता है द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। अब जो होता है ग्लूकोज को हम उसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन एटम कंपाउंड। इट इज ऑल्सो नोन एज पायरुवेट। ठीक, इसका बन जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो अ 3 कार्बन एटम कंपाउंड होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ही देख लेते हैं। द रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। हम सिंपल ही पढ़ा था, जिसमें हम ऑक्सीजन का एयर का यूज़ करेंगे वो एरोबिक कहलाएगा। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वैसे रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन सेल के भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हम वैसे भी बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, वही एनर्जी जनरेट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के कारण, और एरोबिक रेस्पिरेशन के कारण बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, अब जो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग, कैट, लायन एट्सेट्रा। और फिर आप इसकी रिएक्शन भी देख सकते हैं। ग्लूकोज में आपको मिलेगा क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को मिलते ही हमारे CO2, वाटर एंड 38 ATP जनरेट होंगे एनर्जी के। और जो प्रोसेस कहाँ पे कैरी आउट की जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो ATP बचेंगे उसे हमारी बॉडी स्टोर कर लेगी ATP के फॉर्म में एनर्जी को। हम पढ़ेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसके अंदर हमें एयर या ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसकी डेफिनेशन होगी, रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन तो हम बिना ऑक्सीजन के कर लेते हैं, जो जिस जगह पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो या जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर सकते उनके लिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसके अंदर एनर्जी कम जनरेट होती है। In anaerobic respiration, the microorganism like yeast break down glucose into ethanol and carbon dioxide में कन्वर्ट कर लेते हैं। इथेनॉल जो हम बेसिकली दारू होती है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू बनती है, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही यूज़ करते हैं उसका। तो उसके लिए प्रोसेस जो होती है कि जब आपको ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को आप जो विदाउट ऑक्सीजन में ग्लाइकोलाइसिस होती है तो वो इथेनॉल में कन्वर्ट करती है, CO2 में, और ATP के सिर्फ 2 ATP जनरेट होते हैं और एरोबिक से 38 ATP जनरेट होते हैं। तो एनर्जी बहुत कम जनरेट होती है। तो यहाँ से हमें ऐसे एथेनॉल मिल जाती है। क्या ये कंडीशन में क्या होता है, जिस टाइम पे वो ऑर्गेनिज्म तो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है पर एयर प्रेजेंट नहीं है तो उसे मजबूरी में एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है, तो उस जगह पे वो एथेनॉल नहीं बनता। तो वहाँ पे होता है तो ग्लूकोज जिसमें ग्लाइकोलाइसिस होती है, पायरुवेट एसिड बनता है। तो जो और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में डलता है वो लैक्टिक एसिड CO2 और 2 ATP जनरेट करता है। वो लैक्टिक एसिड किस में जनरेट होता है, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है पर कोई कंडीशन या कोई कारण एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है उनके अंदर, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनके अंदर इथेनॉल बनता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन है, द ह्यूमन बीन ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वैसे भी हम उसे एरोबिक रेस्पिरेशन से लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आवर मसल्स ड्यूरिंग, हमारी बॉडी के अंदर कब होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो लैक्टिक एसिड बनता है जो मैंने अभी बता ही दिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक
plays in our muscles during vigorous physical exercises. When oxygen get used up faster in the muscle cell that can be supplied by the blood. जो ऑक्सीजन देते हैं बॉडी को वो ख़त्म हो जाती है, उसके नहीं होने के कारण एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है। उस कंडीशन में हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है जिसके कारण हमारी मसल्स पेन करती है। तो हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प से होता है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक वो है जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए। और एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकंड पॉइंट है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज जो है उसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है। वही एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कम से कम एनर्जी जनरेट होती है। और हमारा थर्ड पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इसमें प्रोडक्ट CO2 और वाटर मिलते हैं और हमें ATP मिलते हैं। ATP हम यूज़ कर लेते हैं और इसका एंड प्रोडक्ट होता है अल्कोहल, एथेनॉल जो मिलती है, और लैक्टिक एसिड मिलती है। किसी कंडीशन में अल्कोहल, किसी कंडीशन में लैक्टिक एसिड, एंड CO2 तो हमें मिलता ही है। तो और एरोबिक रेस्पिरेशन 38 ATP जनरेट होते हैं और एनारोबिक से 2 ATP जनरेट होते हैं। और हम एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा प्लांट और एनिमल एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और कुछ ही ऐसे एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जो ऐसा रेस्पिरेशन करते हैं। तो हम देखने वाले हैं अब रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट देखने के लिए इसमें क्या है, द रेस्पिरेशन इन प्लांट डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल इन 3 रिस्पेक्ट। रेस्पिरेशन एनिमल के अंदर भी देखा जाता है, रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर भी देखा जाता है, जहाँ की दोनों ही एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। पर प्लांट का रेस्पिरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है एनिमल के कंपैरिजन में, और वो क्यों है वो हम जान लेते हैं। तो पहला इसलिए है कि प्लांट में ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट जैसे कि रूट, स्टेम या लीव जो भी हुए, जिस सभी जगह से हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं। उसी अगर नहीं एनिमल को देखा जाए तो एनिमल के पास सिंगल यूनिट होती है, ह्यूमन को लिया जाए तो लंग्स है, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म के पास एक सिंगल यूनिट है। एक तो जहाँ पर डिफरेंट हो गया ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली, ऑन द अदर हैंड एन एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट। दूसरा आपका डिफरेंस आता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट। On the other hand, respiratory gases are usually transported over long distance inside an animal during respiration। मतलब रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट में थोड़ा सा डिफ्यूज़न या थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हर पार्ट से वो ऑक्सीजन ले सकता है, पर हमारे पास सिंगल यूनिट तो हमें लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट कहाँ डिफरेंस है, द रेस्पिरेशन इन प्लांट अकर एट अ स्लो रेट। जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट के अंदर वो बहुत स्लो रेट से होता है, क्योंकि उसे एनर्जी भी ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि उसे मूवमेंट भी नहीं करना, कोई ऐसा वर्किंग हार्ड नहीं है। उसी वहीं पे देखा जाए तो एनिमल का रेस्पिरेशन जो है बहुत फास्ट रेट से होता है। 3 जगह हम एनिमल और प्लांट में रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन कैसे लेते हैं। तो प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न का मतलब थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस पर आपका गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं। डिफ्यूज़न अकर कहाँ होता है, तो डिफ्यूज़न अकर इन द रूट, स्टेम, लीफ ऑफ द प्लांट। तो यही देखा जाता है प्लांट 3 जगह से हमें रेस्पिरेशन कर सकता है, रेस्पिरेशन इन रूट्स, रेस्पिरेशन इन स्टेम्स एंड रेस्पिरेशन इन लीव्स। वहीं देखा जाए तो प्लांट के अंदर अलग अलग फेज देखने को मिलते हैं। अगर डे में देखा जाए तो वो ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ आउट करते हैं, मतलब ऑक्सीजन प्लांट छोड़ता है, CO2 जो होती है कंज्यूम करता है। अब इसका रीज़न क्या है कि दिन में सनलाइट निकलती है, सनलाइट के प्रेजेंस से फोटोसिंथेसिस होती है, तो CO2 को यूज़ कर लेते हैं और ऑक्सीजन उसका बेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो ऑक्सीजन निकल जाती है। वहीं नाइट टाइम में देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, तो ऑक्सीजन को वो है ना डिफ्यूज़ इन करती है, मतलब वो भी ऑक्सीजन लेते हैं फॉर एनर्जी जनरेट करने के लिए और CO2 को डिफ्यूज़ करते हैं। अभी आपने कुछ एनिमल देखे होंगे,
हर एनिमल के अंदर अलग अलग तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। सबसे फर्स्ट हमने देखा यूनिसेल्युलर एनिमल जो है अमीबा, वो सिंपल डिफ्यूज़न करता है, उसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है। वहीं आप अर्थवर्म को देखते हो तो अर्थवर्म अपनी स्किन, जो उसकी स्किन होती है उसमें से ऑक्सीजन CO2 का इनहेल एक्सहेल करता है, तो उसके लिए स्किन से करता है वो रेस्पिरेशन। फिर हमने फिश देखी, फिश के पास जो होते हैं गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। इसके बाद हमने देखा ग्रास ऑफर, जो कि एक इंसेक्ट है, उनके अंदर होते हैं स्पेरिकल्स। ठीक, फिर हमने देखा एनिमल में ह्यूमन, ह्यूमन के पास लंग्स होते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल में। हम देखने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके अंदर क्या है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी को जनरेट करते हैं फ्रॉम फूड, इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन बोल सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक, अब रेस्पिरेशन की फंक्शनिंग क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कैसे वर्क करता है। तो रेस्पिरेशन करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप बाहर से लेंगे और फिर आप जैसे ही रेस्पिरेशन करेंगे तो आपके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में CO2 बनेगी। वो CO2 को आपको बाहर निकालना पड़ेगी क्योंकि वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, द फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन एंड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन। ठीक, ऑक्सीजन को लेना है वो भी रेस्पिरेशन में यूज़ आएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी रेस्पिरेशन के कारण ही बनी होगी। अब हम क्या करते हैं, दो तरह की हमारे पास ब्रीथिंग प्रोसेस होती है, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। लेने को सब ब्रीथ इन बोलते हैं, छोड़ने को ब्रीथ आउट बोलते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, तो ब्रीथिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज़ टेकन इनसाइड द बॉडी। जिस वो वाली एयर के अंदर इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है उसे हम हमारी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, और जिसके अंदर एयर ऑक्सीजन की मात्रा कम है उसे हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो भी हमारी एयर बची थी हमने उसे एक्सक्रीट आउट कर दिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो अब हमें देखना है कि बॉडी के कौन कौन से पार्ट है जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करती हैं, जो ऑर्गन है। तो जो मेन ऑर्गन हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं वो नोज़ होती है, क्योंकि हम वहाँ से एयर को लेते हैं। नज़ल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकियल्स, लंग्स एंड डायफ्राम, जी हमारे कुछ ऑर्गन है। द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, नज़ल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंची, लंग्स एंड डायफ्राम। ठीक, इस साथ जो एयर होती है, हम नोज से शुरू करते हैं, सारे ऑर्गन को अच्छे से पढ़ेंगे। जो एयर होती है, द एयर फॉर रेस्पिरेशन इज ड्रॉन इनटू आवर बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल प्रेजेंट इन द नोज। नोज़ के आगे जो हमें दो पॉइंट दिखते हैं उन्हें हम नोस्ट्रिल बोलते हैं। इसके थ्रू हमारी एयर जो होती है बॉडी के अंदर जाती है। अब जो नज़ल, इसका जो होता है बहुत लंबी पाइपलाइन होती है जो गले में जाके खुलती है, उसे नज़ल पैसेज बोलते हैं। द नज़ल पैसेज इज सेपरेटेड फ्रॉम द माउथ कैविटी वाया हार्ड बोनी पैलेट सो दैट वी कैन ब्रीथ इन एयर इवन व्हेन वी आर ईटिंग फूड। अब क्या बोलते हैं कि हम सांस भी ले सकते हैं जब हम खाना खाते हैं, लेते ही हैं। क्यों ले पाते हैं, अगर ऐसा सिस्टम है अपनी बॉडी के अंदर कि मुंह और जो नाक का सिस्टम है उसके बीच में एक हार्ड पैलेट लगी हुई है, जिसके कारण हम खा भी सकते हैं और रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। नज़ल पैसेज के बाद हमारे पास एक चीज़ आती है कि हम जो होता है अपने गले के पीछे जो कोई भी एरिया नहीं होता, खाली ब्लैंक जगह होती है, उसे हम फेरिंग्स बोलते हैं, जो जस्ट हमारे गले के पीछे होता है। ठीक है, इसके बाद नीचे जस्ट एक पाइप खुलता है, उसे हम विंड पाइप बोलते हैं, जिसके अंदर से एयर जाती है। अब विंड पाइप और फूड पाइप दोनों एक बराबर की लोकेशन पे होते हैं। इसी कारण जब हम खाना खाते हैं वो खाना विंड पाइप में ना चले जाए, इसलिए विंड पाइप के ऊपर एक कार्टिलेजियस फ्लैप होता है जो इसमें खाना जाने से बचाता है। जब भी हम खाने को डिग्लूटेशन या स्वॉलिंग मतलब निगलते हैं, जब वो फ्लैप उसे बंद कर देता है, मतलब विंड पाइप को बंद कर देता है, उस फ्लैप को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, वो एक कवर ढक्कन टाइप का होता है जैसे विंड पाइप में खाना ना जाए। अब जो हमारा विंड पाइप होता है वो कॉलिप्स क्यों नहीं होता, क्योंकि वो है ना, कॉलिप्स इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कुछ रिंग्स से बना हुआ होता है, इसलिए वो कॉलिप्स नहीं होता। अभी तक हमने देखा कि वो
कोलेप्स क्यों नहीं होता, उसकी डेफिनेशन होगी ट्रैकिया डज नॉट कोलेप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट बिकॉज इट इज़ सपोर्टेड बाय रिंग ऑफ सॉफ्ट बोन कॉल्ड कार्टिलेजेस। ठीक, इसके बाद जो होता है कि हम ट्रैकिया को देखते हैं कि जो उसका अपर पार्ट होता है ऊपर वाला, उस पर एक लैरिंक्स नाम की चीज़ होती है जिसमें से हम बोलते हैं, उसके वॉइस बॉक्स बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं, उसी के कारण हमारी आवाज़ आती है। द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया हैज़ अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंक्स। अब उसके जैसे हम लैरिंक्स से अंदर आते हैं, हमारी जो ट्रैकिया होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। ट्रैकिया रन डाउन एंड द नेक एंड डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकी। उन ट्यूब्स को ब्रोंकीज कहते हैं। वो ब्रोंकीज वापस लंग्स में चली जाती हैं, वो लंग्स में जाके और डिवाइडेड होती हैं, फर्दर डिवाइडेड होती हैं। इसकी डेफिनेशन होगी द 2 ब्रोंकीज आर कनेक्टेड टू द लंग्स, 2 lungs. The lungs lie in the chest cavity or thoracic cavity, which is separated from abdominal cavity by a muscular partition called diaphragm. diaphragm की हेल्प से हमारी वो कैविटी जो होती है सेपरेटेड रहती है। इसके बाद हमारे पास 2 ही स्ट्रक्चर ऑफ बचते हैं, जो डायफ्राम है जो एयर वगैरह लेने के लिए हेल्प करता है, ब्रीथ इन करते हैं तो उसका एरिया बढ़ा देता है हमारी थोरेसिक कैविटी का, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर ले सकें। और जो रिब्स होते हैं, ये रिब्स 12 पेयर बोन से बने हुए स्ट्रक्चर होता है जो पार्ट ऑफ थोरेसिक कैविटी होता है। एक पार्ट और बच जाता है हमारे पास एल्वोलाई। एल्वोलाई जो ब्रोंकी हमने डिवाइड की थी लंग्स के अंदर, वहाँ पे ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं डिवाइड होते जाते हैं। लास्ट में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसे एल्वोलाई बोलते हैं, जो लंग्स के अंदर होता है। एल्वोलाई की फंक्शनिंग क्या होती है, जो ब्लड के जो ऑक्सीजन हमने ली है उसको ट्रांसफ़र करना ब्लड से, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन या CO2 जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं वहाँ पे होता है विद द हेल्प ऑफ एल्वोलाई। एल्वोलाई बहुत ही पतली लेयर होती है लंग्स के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही जल्द सारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आवर चैनल नॉलेज लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।